हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर ग्लैंस बुक बाय आर के शर्मा को। इसमें हम एग्रोनॉमी की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस अटेंड नहीं करे हैं, यू कैन सिंपली विजिट टू द चैनल प्ले लिस्ट एंड वॉच दैम। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सनफ्लावर, दिस क्रॉप सनफ्लावर, सूरजमुखी के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर जो होता है इसका बोटानिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस। सेकेंड क्वेश्चन, सनफ्लावर ऑल्सो नोन है, सनफ्लावर को और क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप। सनफ्लावर एक तरह की नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप में आता है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सनफ्लावर हैज़ हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल कंटेंट। इसका जो ऑयल कंटेंट है वो कितना होता है? तो सनफ्लावर का जो ऑयल कंटेंट है वो अराउंड 50% तक होता है, यानी 45 to 50% इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ द हेड ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड। इसके जो हेड होता है और उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज कैप्सुलाई, यानी हेड, या फिर इसको सिंपली इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। सनफ्लावर की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है इसको हम कैपिटुलम बोलते हैं। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके फ्लावर का, क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे अराउंड फ्लावर पेटल्स होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं कैपिटुलम। द नेक्स्ट वन इज़ द बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ रबी सनफ्लावर। जनरली सनफ्लावर एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन ग्रो दिस क्रॉप इन खरीफ, रबी एंड ज़ैद, इन ऑल सीजन। बट मेनली अगर हम रबी में ग्रो करते हैं तो बेस्ट टाइम इसका जो होता है नवंबर का जो फर्स्ट सेकेंड वीक होता है, दैट इज़ ऑप्टिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ सनफ्लावर पर हेक्टेयर। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका जो सीड रेट है वो कितना होता है? दैट इज़ 5 to 7.5 kg पर हेक्टेयर, और यू कैन सिंपली लर्न अराउंड 8 kg पर हेक्टेयर। सिंपली 8 kg पर हेक्टेयर तक इसका सीड रेट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट स्पेसिंग, द रिकमेंडेड स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट फॉर सनफ्लावर। तो उसकी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या रहती है? रो टू रो 50 एंड प्लांट टू प्लांट इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट मोस्ट कॉमन वेराइटीज़। तो सनफ्लावर की जो मोस्ट कॉमन वेराइटीज़ हैं, व्हाट आर दी वेराइटीज़? सबसे पहली इंपॉर्टेंट वेराइटी है मॉडर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है क्योंकि ये एक तरह की शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी। ये एक तरह की शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है मॉडर्न। देन MSFH8, ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडर्न इंपॉर्टेंट है। देन ज्वालामुखी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन KBSH1, JS1, सनराइज सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो 3 फेमस इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो है मॉडर्न, ज्वालामुखी एंड सनराइज सिलेक्शन। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट अबाउट सनफ्लावर इज द एवरेज यील्ड। इंडिया में सनफ्लावर की जो एवरेज यील्ड होती है दैट इज़ 20 to 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू सनफ्लावर। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी सनफ्लावर के बारे में, अबाउट इट्स साइंटिफिक नेम यहाँ गिवन है, दैट इज़ हेलियंथस एनस। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स फैमिली, तो उसकी फैमिली क्या होती है? तो सनफ्लावर की जो फैमिली है दैट इज़ कंपोजिटी। इसकी फैमिली यू कैन नोट डाउन कंपोजिटी। और कंपोजिटी फैमिली का एक नाम और है, हम यूज़ करते हैं एस्टेरेसी। दोनों नाम हम अलग अलग यूज़ करते हैं बट इसको एक दूसरा नाम भी है एस्टेरेसी। यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, कंपोजिटी एस्टेरेसी इसकी फैमिली है। आफ्टर दैट इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिटुलम बोलते हैं, दैट इज़ ओके। फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्रूट, इसके फ्रूट्स को बोटानिकली हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एक्नी। एक्नी कहा जाता है इसके फ्रूट्स को। ठीक है, और सनफ्लावर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ अ डे न्यूट्रल प्लांट। ये एक तरह का डे न्यूट्रल प्लांट की कैटेगरी में आता है। 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और एक होते हैं डे न्यूट्रल। तो सनफ्लावर एक डे न्यूट्रल टाइप का प्लांट है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाय हनी बी। आपने देखा होगा बहुत सारी फोटोग्राफ्स या पिक्चर इमेजेस में सनफ्लावर के फूल के ऊपर मधुमक्खी जो होती है, हनी भी बैठी रहती है, बिकॉज वो उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो याद रखना, सनफ्लावर एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका पॉलिनेशन जो होता है वो हनी बी के द्वारा होता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सनफ्लावर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्रॉप है हमारी सोयाबीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप में कंसिडर की जाती है, एज वेल एज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज। तो सोयाबीन के बारे में जो इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट वन इज अ बोटानिकल नेम, पहला इसका साइंटिफिक नेम, तो उसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स, और उसकी फैमिली क्या होगी, सोयाबीन की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, सोयाबीन क्रॉप डेजिग्नेटेड एज, इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज बोनलेस मीट, इसको बोनलेस मीट कहा जाता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोटीन और ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो उसमें सोयाबीन बेसिकली फेमस है अपने प्रोटीन के लिए, अपनी प्रोटीन के लिए जाना जाता है सोयाबीन। इसका प्रोटीन अराउंड होता है 40% के आसपास, और 40 का जस्ट आधा कर दो 20, यानी इसमें 20 अराउंड ऑयल होता है। जस्ट रिवर्स ऑफ ग्राउंड नट, हमने जो पढ़ा था ग्राउंड नट में, इफ़ यू रिमेंबर द पॉइंट अबाउट ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट होती है मूंगफली, इसमें क्या होता है, ग्राउंड नट में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। ग्राउंड नट में अबाउट 40% ऑयल होता है, और उसका आधा 20% उसमें 20% होता है उसमें प्रोटीन। ये हमने पढ़ा था ग्राउंड नट के बारे में। लेकिन सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं, तो सोयाबीन में आपको जस्ट इसका रिवर्स कर देनी है वैल्यूज़ को, यानी ऑयल की जगह प्रोटीन रखना है, प्रोटीन की जगह ऑयल रख देना है, यानी जो प्रोटीन हो जाएगा वो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन अराउंड 40% हो जाएगा, और ऑयल का कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा कम, यानी ऑयल हमारा हो जाएगा 20%। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। जस्ट आप ग्राउंड नट और सोयाबीन की जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखो, 40-20 में है, लेकिन 40 क्या है 20 क्या है आपको याद रखना होगा। ग्राउंड नट में तेल ज़्यादा होता है तो 40% तेल ऑयल हो गया, और 20 प्रोटीन, लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा है तो 40 प्रोटीन है और 20 ऑयल हो गया। आफ्टर दैट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन है, सोयाबीन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ वंडर क्रॉप। वंडर क्रॉप के अलावा इसका एक नाम और है, दैट इज़ येलो ज्वेल, येलो ज्वेल, इसको येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा नोडुल फॉर्मेशन के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और उसकी स्पीशीज़ ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट याद रखना जपोनिकम, तो उसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा राइजोबियम जपोनिकम। ये पूछ लिया जाता है इस टाइप के एमसीक्यूज़ में, या मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सोयाबीन में कौन सा नोडुल फॉर्मेशन यूज़ होता है, और जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनमें कौन से नोडुल फॉर्मेशन की बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। तो सोयाबीन में पर्टिकुलरली जो सोयाबीन है उसमें यूज़ होता है राइजोबियम जपोनिकम। नेक्स्ट वन अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर, सोयाबीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है पर हेक्टेयर वो कितना रहता है, तो सोयाबीन का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इट इज अराउंड 40 kg पर हेक्टेयर। ओके, मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है सोयाबीन, तो 40 kg अराउंड नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। दैन नेक्स्ट वन इज द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ सोयाबीन्स, का सीड रेट कितना रहता है, दैट इज 75 to 80 kg पर हेक्टेयर, तो इतना इसका सीड रेट रहता है, और 40 में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज़, कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जैसे JS2 335, इंदिरा सोया, एनाइन, PK 427 102, इसके अलावा गौरव, अंकुर, ब्रैक, क्लर्क। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ आती हैं वो है ब्रैक और है क्लर्क, ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। बट आफ्टर दैट इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज जैसे ब्रैक हो गया, ब्रैक और क्लर्क, ये दोनों जो वैरायटीज़ हैं ये बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी हैं फ्रॉम USA, ये इंट्रोड्यूस की हैं USA के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत फेमस वैरायटी है कैंट, KENT कैंट। ओके, जो कैंट होता है ना RO जिसका हम पानी पीते हैं, कैंट, याद रखो कैंट, ये बहुत फेमस वैरायटी है। 2 क्रॉप्स की वैरायटी है कैंट, एक तो हम पढ़ रहे हैं सोयाबीन की वैरायटी है, प्लस एक और क्रॉप की वैरायटी है कैंट, दैट इज़ ओट। याद रख लो ये 2 पॉइंट्स, कैंट किस किस क्रॉप की वैरायटी है, कैंट सोयाबीन की वैरायटी है और एक ओट की वैरायटी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़, ठीक है, सोयाबीन की। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मंचूरियन क्लासिफाइड द सोयाबीन वैरायटीज़ बेस्ड ऑन। अगर आपने सोयाबीन क्रॉप को इन डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा सोयाबीन के जो क्लासिफिकेशन है उसमें 5 ग्रुप्स में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मंचूरियन क्लासिफिकेशन, एक होता है मंचूरियन क्लासिफिकेशन, क्योंकि यू कैन नोट डाउन, पहला होता है हमारा मंचूरियन क्लासिफिकेशन। मंचूरियन क्लासिफिकेशन बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, सीड का कलर कैसा है, ठीक है। आंसर आपको मिल गया, सीड कलर। जो सोयाबीन का सीड है, बीज होते हैं वो किस रंग के हैं, येलो हैं, ब्लैक हैं, ग्रीन है, इस तरह के जो कलर के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज़
कम्स अंडर द मंचूरियन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन में जो मंचूरियन क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि सीड का, सोयाबीन के बीजों का रंग कैसा है। नेक्स्ट इसके अलावा 5 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट हो गया मंचूरियन, देन नेक्स्ट वन इज जापानीज। जापानीज क्लासिफिकेशन, जापानीज क्लासिफिकेशन जो है सोयाबीन का, इट इज बेस्ड ऑन द सीड शेप एंड कलर। देखो पहला वाला जो था मंचूरियन क्लासिफिकेशन ये सिर्फ कलर पे बेस्ड था। दूसरा जापानीज क्लासिफिकेशन जो है कलर के साथ साथ शेप्स में भी डिपेंड करता है, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ द सीड। ठीक है, कलर और शेप सीड का कैसा है इस पे निर्भर करता है जापानीज क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है मॉर्टन क्लासिफिकेशन, MORTON, मॉर्टन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मॉर्टन क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड था हमारा, यहाँ पे कलर हट जाएगा, यहाँ पे कलर की जगह आ जाएगा साइज। क्या आ गया, साइज, और शेप वैसी रहेगा। ठीक है, तो याद रखना मंचूरियन सिर्फ कलर पे निर्भर करता है, जापानीज वाला कलर और शेप पे निर्भर करता है। मॉर्टन क्लासिफिकेशन में शेप तो था बट यहाँ पे कलर हटा के साइज आ गया, तो मॉर्टन क्लासिफिकेशन साइज और शेप पे डिपेंड करता है। और चौथा यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन दैट इज हर्ग्यू, HARGE, हर्ग्यू क्लासिफिकेशन। हर्ग्यू क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है साइज ऑफ द पॉट पे, कि पॉट का साइज कैसा है, साइज ऑफ पॉट। ठीक है, जो पॉट्स होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं उनको बोलते हैं पॉट। तो मंचूरियन सीड का रंग कैसा है, जापानीज सीड का रंग और शेप कैसा है। मॉर्टन बेस्ड होता है कि सीड का शेप और साइज कैसा है, लेकिन हर्ग्यू क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है पॉट का साइज कैसा है। और लास्ट हमारा जो 5वां क्लासिफिकेशन बनता है दैट इज अमेरिकन क्लासिफिकेशन। अमेरिकन क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, अमेरिकन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द सोयाबीन क्रॉप। ये हमारा मेच्योरिटी पे बेस्ड होता है कि सोयाबीन क्रॉप में मेच्योरिटी कैसी है, उसके हिसाब से सोयाबीन को क्लासीफाई करते हैं अमेरिकन क्लासिफिकेशन में। तो आपने देख लिया 5 तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं, मंचूरियन, जापानीज, मॉर्टन, हर्ग्यू एंड अमेरिकन क्लासिफिकेशन। और किस क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ बोली गई है उसके अंदर की डिटेल आपको पता चल गई होगी। तो होप सो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन से आप कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बुक में वो है मंचूरियन क्लासिफिकेशन। तो मंचूरियन क्लासिफिकेशन जो है सीड के कलर पे निर्भर करता है कि सीड का कलर येलो है, ग्रीन है, जो भी सोयाबीन में रंग होता है येलो, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक सोयाबीन भी होता है, इफ़ यू नो अबाउट ब्लैक, तो येलो, ब्लैक, ग्रीन, इस तरह के सोयाबीन के कलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमनली कल्टिवेट सोयाबीन इन इंडिया। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है दैट इज़ येलो कलर सोयाबीन। इफ़ यू रिमेंबर दैट एक होता है हमारा ब्लैक सोयाबीन, और ब्लैक सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ कल्टिवेट किया जाता है इंडिया के कौन से स्टेट में कल्टिवेट किया जाता है। क्वेश्चन अगर ये आ गया तो आप क्या आंसर दोगे। मोस्टली पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमनली कल्टिवेट जो होता है वो तो येलो होता है, लेकिन ब्लैक सोयाबीन कहाँ कल्टिवेट होता है दैट इज़ इन महाराष्ट्र। ओके, आंसर इज महाराष्ट्र। ब्लैक सोयाबीन हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में कल्टीवेट की जाता है, लेकिन जो येलो है वो तो मोस्ट कॉमन है ही इंडिया में, लेकिन ब्लैक जो है वो मोस्ट कॉमन होता है महाराष्ट्र में, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है अबाउट द ईल्ड। एवरेज ईल्ड कितनी रहती है सोयाबीन की हमारे भारत में, दैट इज 20 to 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। इसमें जो भी पॉइंट्स आपको याद नहीं है यू कैन नोट डाउन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सेपरेट नोटबुक। नेक्स्ट क्रॉप में चलते हैं दैट इज द रेप सीड एंड मस्टर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है रेप सीड मस्टर्ड, इसका साइंटिफिक नेम। तो रेप सीड मस्टर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी होती है ब्राउन या फिर इंडियन मस्टर्ड। सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे कि ब्राउन और इंडियन मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। उसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका जुनसिया। नेक्स्ट है बोटानिकल नेम ऑफ सरसों। तो ये तो हमारा मस्टर्ड हो गया। अब सरसों का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, मस्टर्ड है इंडियन मस्टर्ड तो जुनसिया, और सरसों में आ जाएगा कॉम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज। मस्टर्ड के जो फ्रूट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको बताने के लिए हम बोलते हैं सिलिक्वा। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ मस्टर्ड क्रॉप इज। मस्टर्ड जो होता है हमारा उसका रिकमेंड सीड रेट कितना होता है, दैट इज 4 to 6 kg पर हेक्टेयर, बहुत कम रहता है। नेक्स्ट वेराइटीज़ है ब्राउन सरसों की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन सी हैं। ब्राउन सरसों की इंपॉर्टेंट वेराइटी है पूसा कल्याणी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुल्फा BS1 ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूसा कल्याणी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ब्राउन सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड, इसमें आती है इंपॉर्टेंट क्रांति, वरुणा, कृष्णा, पूसा बोल्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन वर्धन एंड रोहिणी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पूसा बोल्ड। आगे चलते हैं,
हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पूसा जय किशन ऑल्सो नोन एज पूसा जय किशन, जो कि हाइब्रिड वैरायटी है मस्टर्ड की, इसके किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है बायो 902 से, या फिर सिंपली बायो 902 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको पूसा जय किशन बोलते हैं। और ये किसकी वैरायटी है, हमारी मस्टर्ड की यानी ब्रासिका जुन्सिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इसको किसने डेवलप करा था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पूसा जय किशन, क्योंकि बहुत ही फेमस वैरायटी है पूसा जय किशन, जिसको बायो 902 बोलते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा इसको डेवलप किसने करा है, हु डेवलप दिस पर्टिकुलर वैरायटी। इस वैरायटी को डेवलप करने के लिए जिस इंसान ने इसको डेवलप करा है दैट वाज प्रोफेसर वीएल चोपड़ा। प्रोफेसर वीएल चोपड़ा ने इसको डेवलप करा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूसा जय किशन से क्वेश्चन बन जाता है कि इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो बायो 902 से जाना जाता है। किसने डेवलप करा है, तो वीएल चोपड़ा ने इसको डेवलप करा था। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मस्टर्ड क्रॉप प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ 50 by 20 सेंटीमीटर विल हेल्प डैश प्लांट्स पर हेक्टेयर। तो अगर स्पेसिंग इतनी रहती है तो 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट्स लग जाते हैं, तो हमारे 1 हेक्टेयर में लगेंगे अराउंड 1 लाख प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड हमारी एक ऑयल सीड क्रॉप है, जनरली इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ऑयल सीड क्रॉप का मॉइस्चर कंटेंट जो होना चाहिए फॉर स्टोरेज पर्पस बहुत कम होना चाहिए, अराउंड 7 to 8%, ओके। उसके बाद सबसे कम होता है हमारे मसाले जो होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, मसालों का और भी कम होता है। ऑयल सीड से सबसे ज़्यादा कम, ऑयल सीड से भी कम होता है हमारे मसालों स्पाइसेस का। तो ऑयल सीड का याद रखना है 7 से 8%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड इज। तो यहाँ पे पूछा गया है क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन, पानी लगाने की जो ऑप्टिमम स्टेज होती है रेप सीड मस्टर्ड में क्या होती है, दैट इज रोजेड स्टेज एंड सिलिको फॉर्मेशन स्टेज। 2 स्टेज है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज रोजेड स्टेज, सेकेंड है यहाँ पे सिलिको फॉर्मेशन। सिलिकुआ क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, इसके जो फ्रूट्स होते हैं मस्टर्ड में जो फल आने लगते हैं उन फलों को हम बोलते हैं सिलिकुआ। तो जब रोजेड स्टेज और सिलिको स्टेज आती है उस टाइम पे इरिगेशन जो होता है वो मस्ट होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए अबाउट रेपसीड मस्टर्ड। इसके अलावा यहाँ पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नहीं दिया है, मेंशन नहीं है, दैट इज अबाउट द पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड। यू कैन नोट डाउन पंजेंसी। पंजेंसी किसकी वजह से होती है, यू कैन नोट पंजेंसी एक केमिकल कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज आइसोथायोसाइनेट। यू कैन नोट डाउन आइसो, अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता यू कैन नोट डाउन आइसोथायोसाइनेट, ओके। ये कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंसी, जो पंजेंट जैसे अगर आप सरसों का तेल गर्म करते हो तो तेल में से गर्म करते हो धुआं जो होता है, पंजेंसी जो होती है उस टाइम पे दैट इज ड्यू टू दिस कंपाउंड आइसोथायोसाइनेट की वजह से पंजेंसी आ जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि मस्टर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं एंड यू ऑल नो मस्टर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, तो मस्टर्ड में कितना ऑयल होता है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। यू कैन नोट डाउन यहाँ पे कितना ऑयल होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन ही नहीं था ना ऑयल के बारे में, ओके, मेंशन नहीं है यहाँ पे ऑयल के बारे में, तो यू कैन नोट डाउन मस्टर्ड जो होता है हमारा, उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो कितना होता है। ऑयल कंटेंट यहाँ पे हमारा कितना होता है, अराउंड 50% तक होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आपको याद करें 37 to 49% और सिमिलर टू 50%, 49 अराउंड 50, ठीक है। तो यानी अराउंड 50% तक इसमें तेल जो है पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपने अगर मस्टर्ड ट्रायंगल अगर आप जानते हो, मस्टर्ड ट्रायंगल होता है पूरा का पूरा, तो मस्टर्ड से क्वेश्चन आ जाता है कि मस्टर्ड ट्रायंगल किसने दिया था, या फिर मस्टर्ड ट्रायंगल को हम ब्रेसिका, क्योंकि मस्टर्ड की साइंटिफिक नेम ब्रेसिका है तो हम इसको बोलते हैं ब्रेसिका ट्रायंगल। ब्रेसिका ट्रायंगल किसने दिया था, ब्रेसिका ट्रायंगल? ब्रेसिका ट्रायंगल एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है निगारू ने दिया था। किस साल दिया था, तो ये इन्होंने दिया था 1935 में दिया था, ओके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। मस्टर्ड में याद रखना ऑयल कंटेंट कितना है, तो 37 to 49% ऑयल पाया जाता है। इसके अलावा मस्टर्ड में ब्रेसिका ट्रायंगल बहुत फेमस है। ब्रेसिका ट्रायंगल दिया था निगारू ने, किस साल में दिया था, 1935 में दिया था। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अबाउट मस्टर्ड। अब नेक्स्ट हमारी क्रॉप आती है सैफफ्लावर, इसको हिंदी में बोलते हैं कुसुम, ओके।
अब हम देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो कुसुम यानी सैफफ्लावर जो होती है, कुसुम का साइंटिफिक नेम होता है कार्थमस टिंक्टोरियस। इंपॉर्टेंट है कार्थमस टिंक्टोरियस। और इसकी फैमिली अगर पूछा जाए फैमिली क्या होती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था सनफ्लावर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन सनफ्लावर एंड सैफफ्लावर। सनफ्लावर सूरजमुखी हेलियंथस एनस, और सैफफ्लावर यानी कुसुम कार्थमस टिंक्टोरियस। हमने सनफ्लावर की फैमिली पढ़ी थी एस्टीरेसी, और जो सैफफ्लावर है इसकी फैमिली क्या है, सेम वही है, एस्टीरेसी है। एस्टीरेसी का एक नाम था कंपोजिटी, सेम ही है, कंपोजिटी बोलो या एस्टीरेसी बोलो, एक ही फैमिली है, ठीक है। सनफ्लावर की भी फैमिली यही है और सैफफ्लावर की भी यही है, दोनों में फ्लावर लगा है ना, ये जो फ्लावर है दोनों की सेम फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट सैफफ्लावर इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फैंसिंग क्रॉप बोलते हैं, बॉर्डर क्रॉप बोलते हैं। वाई, बिकॉज ये जनरली फैंसिंग की तरह यूज़ होता है। जैसे हमारा ये गार्डन है स्क्वायर शेप में, तो उसके अराउंड फैंसिंग में इसके लगा देते हैं, इस तरह से हम इसके सैफफ्लावर को लगाते हैं। वाई यूज एज फैंसिंग, बिकॉज इसमें होते हैं थॉर्न्स। सैफफ्लावर एक इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप में काउंट होता है और इसमें थॉर्न्स लगे होते हैं। थॉर्न्स यानी कांटे, कांटों के कारण हम इसको फैंसिंग की तरह लगा सकते हैं, ताकि कोई भी जो एनिमल्स होते हैं वो अंदर एंटर ना करें फील्ड में, इसलिए लगा देते हैं। नेक्स्ट अबाउट द ऑयल कंटेंट, इसमें कितना ऑयल होता है, तो इसमें थोड़ा ऑयल कम होता है एज़ कम्पेयर टू सनफ्लावर। सनफ्लावर में तो हमारा 37 से अराउंड 50 या 49% तक ऑयल पाया जाता है, लेकिन सैफफ्लावर में जो ऑयल होता है वो हमारा 32 से 36% ऑयल इसमें पाया जाता है, कम होता है ऑयल, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है और फ्रूट्स होते हैं उनका भी सेम वही है नाम जो अभी हमने सनफ्लावर में पढ़ा था। सनफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस को हमने क्या बोला था, कैपिटुलम। तो यहाँ पे सैफफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस को भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटुलम ही बोलते हैं। फैमिली सेम है दोनों की, एस्ट्रेसी और कैपिटुलम ही इनकी इन्फ्लोरेसेंस है। फ्रूट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्नी। सनफ्लावर और सैफफ्लावर दोनों में सिमिलैरिटी है कि इसकी फैमिली सेम होगी और जो इनकी इन्फ्लोरेसेंस है उसको कैपिटुलम बोलेंगे, फ्रूट्स को एक्नी बोलेंगे। इतने पॉइंट सिमिलर हैं। ऑयल कंटेंट सनफ्लावर का ज़्यादा होता है और सैफफ्लावर का कम होता है, 30-36% सैफफ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिकमेंडेड सीड रेट कितना है, तो उसका सीड रेट यहाँ पे फ्रूट्स की बात होगी, एक्नी, ओके। रिकमेंड सीड रेट इसका होता है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ में ब्राउन सरसों नहीं होगी, यहाँ पे हमारी सैफफ्लावर की वैरायटीज़ हो रही हैं, ठीक है। सैफफ्लावर की वैरायटीज़ बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं एग्जाम्स में, कभी सैफफ्लावर की वैरायटी से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस पॉइंट को स्किप करते हैं। एवरेज यील्ड 18-20 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। सैफफ्लावर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें ये याद रखना है कि इसमें कितना ऑयल होता है और इसका फैमिली और इसका इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट्स, इतना ही इसमें याद करने लायक होता है। बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है हमारी लिनसीड। लिनसीड को हिंदी में बोलते हैं अलसी, यू कैन नोट डाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अलसी। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा टिपिकल है, दैट इज़ लाइनम यूसिटाटिसिमम। लाइनम यूसिटाटिसिमम, एक बार इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर लो तो याद हो जाएगा ईजिली। लाइनम यूसिटाटिसिमम, फैमिली हो गई इसकी लिनिएसी। इसको और क्या बोलते हैं, इसके जो लिनसीड क्रॉप होता है उसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ऑयल परसेंटेज देख सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है 40 से 42% तक ऑयल इसमें पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनोलिक एसिड प्रेजेंट इन लिनसीड। इसमें जो लिनोलिक एसिड होता है वो अराउंड 50 to 60% इसमें लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। लिनोलिक एसिड जो होता है मेनली ये इट कांट मतलब ये जो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है लिनोलिक एसिड की वजह से क्या होता है कि इसका जो ऑयल होता है वो जनरली बहुत जल्दी रेंसिड हो जाता है, इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। लिनोलिक एसिड के कारण हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये एक नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप में काउंट होता है, ओके। लिनसीड क्या है, एक तरह का नॉन एडिबल ऑयल सीड है। अभी हमने देखा ना 40 से 42% तक इसमें ऑयल यानी तेल पाया जाता है, लेकिन ये तेल हम खा नहीं सकते, नॉन एडिबल है, ये हम नहीं खाते हैं, ठीक है। नॉन एडिबल है बिकॉज इस तेल की खासियत ये है कि इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है 50-60%, जो कि इसको रैंसिड करने के लिए, मतलब रैंसिड करने में इसको हेल्प करता है। अगर आपने पढ़ा होगा ऑयल्स में क्या होती है, रैंसिडिटी हो जाती है। अगर हम इसको ऑयल खुला छोड़ते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, O2 गैस, ये इसको रैंसिड कर देगी। रैंसिड हो गया तो ऑयल ख़राब हो गया,
तो ये इस ऑयल में टेंडेंसी होती है कि जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब होता है तो इसलिए हम खुद नहीं खाते, ये हमारा नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप में काउंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिकमेंडेड सीड रेट क्या है, तो 50 से 30 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है। वैरायटीज़, इसकी वैरायटीज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेते हैं यहाँ पे ज्वार 7, 17, 18, 552, किरण, मुक्ता, श्वेता, गौरव, शीतल। लिनसीड की वैरायटी कभी पूछी नहीं जाती है, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे है हमारा NPK डोज 60, 40, 20 kg पर हेक्टेयर, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेश का डोज कितना रहेगा। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक्स फॉर फाइनल फाइबर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, क्योंकि लिनसीड हमारी जो है फाइबर क्रॉप भी है, इससे हमें फाइबर मिलता है, इसकी फाइबर को बोलते हैं फ्लेक्स। तो इसके फाइबर एक्सट्रैक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेटिंग। तो रेटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक्स फॉर फाइनल प्रोसेस ऑफ फाइबर एक्सट्रैक्शन, यानी लिनसीड के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें से फाइबर को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उस प्रोसेस का नाम दिया है रेटिंग। तो लिनसीड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बनते हैं वो ये बनता है कि लिनसीड से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि लिनसीड जो है ये एक तरह की डुअल पर्पस क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, डुअल पर्पस, डुअल पर्पस क्रॉप। डुअल पर्पस मतलब जो दो काम में यूज़ होती है। कौन कौन से काम में यूज़ होती है, एक तो ऑयल सीड क्रॉप की तरह भी काउंट होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें 40-42% ऑयल होता है। दूसरा, ये यूज़ होती है एज अ फाइबर क्रॉप। इसकी फाइबर को हम जनरली क्या बोलते हैं, इसकी फाइबर को बोलते हैं फ्लैक्स, FLEX, फ्लैक्स। इसके फाइबर को हम फ्लैक्स बोलते हैं। फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को भी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो सकता है कि डुअल पर्पस क्रॉप है। उसके बाद लिनसीड में आपको ये याद रखना है कि लिनसीड को हम खाते नहीं हैं, तो ये हमारी नॉन एडिबल क्रॉप है। नॉन एडिबल, एडिबल, ओके, नॉन एडिबल क्या, ऑयल सीड क्रॉप, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। नॉन एडिबल यानी जो खाने योग्य नहीं होती है, और ऑयल सीड है, ठीक है, फाइबर भी है, ओके। तो इसका जो तेल होता है वो हम खुद नहीं खाते हैं, ठीक है। एक और क्रॉप भी होती है जो नॉन एडिबल होती है, दैट इज़ कैस्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं RND, ठीक है। तो ये लिनसीड हो गई और कैस्टर हो गई, ये हमारी नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप में काउंट होते हैं। इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है हमारी इंडिया में। नाउ वी स्टार्ट अनदर क्रॉप दैट इज़ कॉटन। कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है हमारी इंडिया का। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कॉटन इज़ पॉपुलर इन अमेरिका एज। अमेरिका में कॉटन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस नाम से, दैट इज़ वाइट गोल्ड। सबको पता है रुई वाइट कलर की होती है, दैट इज़ वाइट गोल्ड इसको कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन इज़ नोन एज। तो हमारे इंडिया की जो कॉटन होती है वो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहलाती है। दो तरह की कॉटन होती है, पहली कैटेगरी हमारी जो है वो है हमारी इंडियन कॉटन, या फिर जिसको हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉटन का साइंटिफिक नेम तो गॉसिपियम होता है। इसको हम साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम स्पीशीज़। इसको हम गॉसिपियम स्पीशीज़ लिखते हैं साइंटिफिक नेम। अब स्पीशीज़ में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं उनको हम देखेंगे। इंडियन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की जो स्पीशीज़ हैं दैट इज़ गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेशियम। कुछ लोगों को याद नहीं होता तो गॉसिपियम तो आपको याद करना ही करना है, एट एनी हाउ किसी भी तरह गॉसिपियम याद कर लो। उसके बाद इंडियन वर्ड में आप याद रखो अर्ब, हर्ब, अर्ब ARB अर्ब और हर्ब HARB हर्ब। अर्ब से अर्बोरियम और हर्ब से हर्बेशियम याद कर लेना। अर्ब और हर्ब ये कीवर्ड्स याद कर लो। गॉसिपियम में अर्ब हर्ब हमारे इंडिया की कॉटन होती है, हमारी इंडियन कॉटन्स हैं, ठीक है, अर्बोरियम और हर्बेशियम। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो बनती है, दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी हमारी हो गई इंडिया या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानी जाती है। दूसरी कैटेगरी हमारी है अमेरिकन या फिर न्यू वर्ल्ड कॉटन, ठीक है। याद रखो हमारा इंडिया है, इंडिया अगर हो तो पुराना ओल्ड वर्ल्ड, अमेरिका है तो न्यू वर्ल्ड, ठीक है, याद रख लो। अब अमेरिका कॉटन में कौन कौन से कॉटन आते हैं, अमेरिका में भी दो आती हैं, वेल यहाँ पे एक ही लिखी है। तो अमेरिका में भी जो होता है अमेरिकन कॉटन के नाम से जो फेमस है वो है हिरसुटम। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इजिप्शियन कॉटन या फिर सी आइलैंड कॉटन, तो इसको बोलते हैं गॉसिपियम बारबडेंस। वैसे इन जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में दो ही कैटेगरी बनाई गई हैं, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड की। ओल्ड वर्ल्ड जो है हमारा इंडिया होता है, इंडियन कॉटन, और जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है वो होती है हमारी अमेरिकन कॉटन।
यहाँ पे तीसरी कैटेगरी बन गई इजिप्शियन कॉटन। पर मोस्ट ऑफ द बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में आपको ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड दो ही कैटेगरी मिलती है। इंडियन कॉटन में हमारी आती है गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम, और अमेरिकन कॉटन में आते हैं गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है, हिरसुटम, और दूसरा आता है गॉसिपियम बारबडेंस, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको इस तरह का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। तो बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल यूज़ होती है, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर कलर ऑफ अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन के फाइबर्स का कलर कैसा होता है, तो कॉटन का कलर वाइट है, तो क्रीमी वाइट। ये इतना खास नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यू मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिनिंग परसेंटेज कितना होता है, तो कॉटन में जो गिनिंग परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। गिनिंग परसेंटेज बराबर होता है वेट ऑफ लिंट डिवाइड बाय अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिनिंग परसेंटेज इन कॉटन। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ लिंट इन सीड कॉटन। सीड कॉटन में कितना लिंट होता है, तो लिंट जितना होता है दैट इज़ अबाउट 33%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में कि सीड कॉटन में लिंट का परसेंट कितना होता है, दैट इज़ 33%। इसके बाद यहाँ पे आती हैं इसकी वैरायटीज़, लेकिन वैरायटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक वैरायटीज से। कैसी वैरायटी है, इंटर स्पेसिफिक। इंटर माने विद इन, ठीक है। तो विद इन स्पीशीज से भी जो क्रॉस करा के वैरायटीज़ डेवलप होती हैं वो हमारी कहलाई जाती हैं इंटर स्पेसिफिक वैरायटीज़। ओके, इंटर स्पेसिफिक वैरायटीज़ का मतलब विद इन वैरायटीज़, मतलब एक वैरायटी हमने ली गॉसिपियम हिरसुटम और दूसरी ली गॉसिपियम बारबडेंस। तो गॉसिपियम की एक वैरायटी हो गई हिरसुटम, उसको हमें क्रॉस करना है गॉसिपियम की दूसरी वैरायटी ले लो, दूसरी वैरायटी में ले ली बारबडेंस, ठीक है। तो ये दो अलग वैरायटी हैं, वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2। दो अलग वैरायटीज़ हैं, यानी इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक वैरायटीज़। तो ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं कॉटन की जो इंटर स्पेसिफिक हैं, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक में नंबर 1 वैरायटी आती है हमारी वरलक्ष्मी। पूछा जाएगा वरलक्ष्मी हमारी पहली इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आती है हमारी वरलक्ष्मी। उसके बाद DCH 32, देन HB 224, DHB 105। ये कुछ ज़्यादा जो हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वरलक्ष्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस वैरायटी है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है वरलक्ष्मी से। इसके अलावा वरलक्ष्मी किसका क्रॉस है, मैंने आपको बता दिया है कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होता है, और ये किसका क्रॉस से बना है, गॉसिपियम हिरसुटम। जो हिरसुटम हमने पढ़ा था अमेरिकन वाली कॉटन, उसको क्रॉस करा है गॉसिपियम बारबडेंस, ठीक है। तो गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबडेंस के क्रॉस से तैयार हुई है वरलक्ष्मी वैरायटी, जो कि फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, जो कि कहाँ से डेवलप हुई थी, ये हुई थी हमारी US धारवाड़। US धारवाड़ कहाँ पर है, US धारवाड़ है हमारा कर्नाटका में, ठीक है। तो US धारवाड़ कर्नाटका से इसको रिलीज़ करा था इस वैरायटी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अबाउट द वरलक्ष्मी वैरायटी। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया इंट्रा स्पेसिफिक। ये टर्म्स आपको याद रखने होंगे, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक माने अलग अलग वैरायटीज़ के संग क्रॉस, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ का क्रॉस होता है इंटर स्पेसिफिक। और इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा INTRA, इंट्रा माने होता है विद इन, यानी एक ही अगर है हिरसुटम है तो हिरसुटम का हिरसुटम के साथ ही क्रॉस करना है, ठीक है। और पूछा जाता है कि यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक में सबसे पहली इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है कॉटन की कौन सी, तो नंबर 1 पे हमारी आती है H4। जी हाँ, H4 जो है वो फर्स्ट कॉमर्शियली हाइब्रिड वैरायटी है जो कि इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी में आती है। याद रखना यहाँ से इंटर स्पेसिफिक में पूछा जाता है वरलक्ष्मी के बारे में। वरलक्ष्मी इंटर स्पेसिफिक है और H4 जो है इंट्रा स्पेसिफिक है। ये दोनों टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, इंटर और इंट्रा। इंटर माने होता है विद इन, इंटर माने विद इन, और इंट्रा माने इन बिटवीन, यानी दो लोगों के बीच में, ठीक है, इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रा स्पेसिफिक में हमारी पहली वैरायटी आती है H4 कॉटन की। इसमें क्या होता है कि जो हिरसुटम कॉटन है उसको क्रॉस करा के रेडी की है H4, और ये H4 वैरायटी किसने डेवलप करी है, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेवलप बाय डॉक्टर C.T. पटेल। डॉक्टर C.T.
पटेल, डॉक्टर सी टी पटेल ने गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप करा था सूरत में इन द ईयर 1970। ये पॉइंट्स यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं। H4 के अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटी आती है सविता, सूर्या और JKN भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सविता सूर्या भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो H4 और वरलक्ष्मी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन MSP का है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉटन वैरायटीज़। कौन सी कॉटन की वैरायटीज़ के लिए MSP फिक्स की जाती है? दैट इज H4, जो कि पहली इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है कॉटन की, जो CT पटेल ने रिलीज़ करी थी गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद H777 F414। नेक्स्ट G777 वैरायटी कहाँ की है? ये हमारी इंडियन कॉटन वैरायटी की एक वैरायटी है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन बी टॉप ड्रेस इन द कॉटन अप टू, यानी कब हम टॉप ड्रेस कर सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का? दैट इज आफ्टर द फॉर फर्स्ट फ्लावरिंग, जब पहली फूल आते हैं तब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को टॉप ड्रेस करते हैं। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है कि क्रॉप जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ऑलमोस्ट काफ़ी ग्रो हो चुकी है, उस टाइम पे हम टॉप ड्रेस करते हैं। छिड़काव जो करते हैं उसको कहलाया जाता है टॉप ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज फॉर डिलिंटिंग इन कॉटन। कॉटन की जो डिलिंटिंग करते हैं, डिलिंटिंग मतलब उसके लिंट को हटाने के लिए हम जो काम में केमिकल लाते हैं, उस केमिकल का नाम क्या है? दैट इज H2SO4, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट कंटेन लिंट एंड फर्ज। कौन से पार्ट में लिंट और फर्ज होते हैं? दैट इज हम्प। होता क्या है, कॉटन का जो सीड होता है दैट इज सीड ऑफ द कॉटन, और कॉटन के सीड में सबसे बाहर आउटर लेयर में जो सेल्स होते हैं दे आर एपिडर्मल सेल, ये होते हैं एपिडर्मल सेल। होता क्या है, इन एपिडर्मल जो सीड के कोट में एपिडर्मल सेल होते हैं, इनमें ग्रोथ होती है, एक तरह की आउट ग्रोथ निकलती है। क्या निकलता है? आउट ग्रोथ। इस तरह से बाहर की तरफ आउट ग्रोथ निकलती है, और ये आउट ग्रोथ जो होते हैं साइज़ में अलग अलग होंगे, कुछ तो आउट ग्रोथ बहुत लंबी होंगी और कुछ आउट ग्रोथ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, ठीक है। और जो छोटी वाली आउट ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलेंगे फज, FUZZ, फज। उसको हमने नाम दिया है फज। द शॉर्टर और स्मॉल साइज ऑफ आउट ग्रोथ इन कॉटन सीड इज रिफर्ड एज फज, वेयर एज द लॉन्गर पार्ट, जो लॉन्ग आउट ग्रोथ होती है उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं लिंट, LINT, लिंट। लिंट को एक और नाम है दैट इज कॉल्ड स्टेपल, STAPLE, ओके। लिंट या स्टेपल बोलते हैं लंबे वालों को, और छोटी वाली आउटग्रोथ को बोलते हैं फज। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? उस पार्ट को बोलेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कॉटन की जो एक बेल होती है उसका वजन कितना होता है? 1 बेल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू 170 kg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ वेरी फाइन फाइबर। कॉटन के जो फाइबर्स की थिकनेस होती है, यानी कि वो कितने फाइन हैं कितने नहीं हैं, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइबर फाइननेस। तो फाइबर की फाइननेस में जो सबसे फाइन, सबसे महीन फाइन वाली क्वालिटी के जो कॉटन होती है उसका जो वज़न होता है लेस देन 3 माइक्रोग्राम का होता है, यानी बहुत महीन होती है। और जो बहुत ज़्यादा कोर्स होती है, बहुत ज़्यादा, एक ये तो हमारी होगी वेरी फाइन। अगर आपसे पूछा जाए वेरी कोर्स के बारे में, वेरी कोर्स जो होता है उसका वज़न होगा मोर देन 6 मिलीग्राम, ठीक है। इतना उसका, सॉरी माइक्रोग्राम, नहीं मिलीग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम है। रिमेंबर दिस, MG स्टैंड्स फॉर माइक्रोग्राम, ओके। तो 3 माइक्रोग्राम से कम है तो बहुत ज़्यादा फाइन होगा, वेरी फाइन, और उसका जस्ट अपोजिट वेरी कोर्स होगा 6 माइक्रोग्राम से ज़्यादा। द नेक्स्ट वन इज इफ़ द फाइबर लेंथ ऑफ द कॉटन हाइब्रिड वैरायटी 25 mm इट इज़ क्लासिफाइड अंडर, यानी अगर कॉटन का जो लंबा वाला फाइबर होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ, वो अगर उसका लेंथ अगर 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है, उसको हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं? उसको हम क्लासीफाई करेंगे अंडर द लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन में जनरली 25 mm का होता है, और इसके अलावा एक कैटेगरी थी एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो कि मोर देन 25 अप टू 30 mm तक होता है, दैट इज एक्स्ट्रा लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस नंबर ऑफ नॉट्स इन कॉटन इज टर्म्ड एज। इसमें जो कॉटन में नॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अगर जिसमें सबसे कम नॉट्स होते हैं दैट इज रिफर्ड एज सुपर क्वालिटी ऑफ कॉटन। फाइबर ऑफ कॉटन कंटेन, इसके फाइबर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? द केमिकल कंपाउंड इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक तरह का
पॉलीसेकेराइड है, ये तरह का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स मोनोमर से तैयार होते हैं सेलुलोज, और ये सेलुलोज जो होते हैं कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट। बीटी कॉटन जो है वो किस पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है? तो बीटी कॉटन जो होता है बहुत ही फेमस है। हेलिकोवर्पा नाम का पेस्ट होता है जिसको हम साइंटिफिक मतलब हेलिकोवर्पा तो साइंटिफिक नेम हो गया, उसको कॉमनली हम बोलते हैं स्पॉटेड बॉलवॉर्म। ये इसके अगेंस्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन में जो रेजिस्टेंट वो किस पेस्ट के लिए है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस्ट का नाम है हेलिकोवर्पा आमीजेरा और कॉमनली बोलते हैं इसको स्पॉटेड बॉलवॉर्म, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बीटी कॉटन से वो ये बन सकता है कि बीटी कॉटन के फादर कौन है इंडिया में? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बीटी कॉटन? फादर ऑफ बीटी कॉटन कहाँ पर? इन इंडिया, हमारे भारत में बीटी कॉटन का फादर कौन है? दैट इज आंसर विल बी, आपका आंसर होगा सी डी मई, सी डी मई, MAY मई, ठीक है। तो आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मई जो महीना होता है सी डी मई, ठीक है। तो सी डी मई जो है फादर ऑफ बीटी कॉटन है हमारे इंडिया में। ये क्वेश्चंस यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉटन का क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन का जब 1 बेल होता है दैट इज इक्वल्स टू 170, ठीक है। और कॉटन फाइबर जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं, अराउंड 94% सेलुलोज उसमें पाया जाता है। इसके अलावा कॉटन में जो एक कंपाउंड होता है, टॉक्सिक कंपाउंड कह सकते हैं इसको, जो टॉक्सिक कंपाउंड इसमें पाया जाता है दैट इज रिफर्ड एज गॉसिपोल। इसमें इस कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड है, उसको हम बोलते हैं गॉसिपोल। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉसिपोल कहा जाता है इसको। और लिंट का परसेंटेज याद रखना, लिंट का जो परसेंटेज होता है वो 33% होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट कॉटन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हमारी आती है अगेन जूट आती है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है हमारे इंडिया का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो फाइबर में कंसिडर की जाती है हमारे इंडिया में दैट इज कॉटन। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पर आता है जूट। जूट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम। जूट 2 तरह के होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम ऑफ वाइट जूट। तो वाइट जूट का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। वाइट है तो कैप्सुलरिस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जूट क्रॉप इज प्लांटेड इन द मंथ ऑफ, इसकी हम प्लांटिंग जनरली कब करते हैं? फरवरी टू मार्च का जो टाइम होता है जनरली हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग का टाइम जो होता है। स्प्रिंग जो होते हैं स्प्रिंग के मौसम में इसको फरवरी मार्च में हम इसकी प्लांटिंग स्टार्ट करते हैं। सीड रेट पर हेक्टेयर कितना रखेंगे? 8 से 10 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रहना चाहिए। बिटरनेस इसके लिए जो आती है, जो कड़वाहट जो उसमें होती है बिटरनेस, इट इज़ ड्यू टू विच कंपाउंड? इट इज़ ड्यू टू कॉर्कोरिन, तभी इसका नाम साइंटिफिक है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस से ही कॉर्कोरिन ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लो क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर इज एट्रीब्यूटेड टू, जो लो क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं उसमें क्या था? डिस्कलरेशन ऑफ फाइबर, यानी फाइबर्स का अलग अलग डिस्कलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड डेट इज रिफर्ड, मतलब उसको हम बोलेंगे लो क्वालिटी का फाइबर है कि अगर डिस्कलरेशन ज़्यादा है तो वो लो क्वालिटी का फाइबर होता है। नेक्स्ट है वैरायटी से, मोस्ट कॉमन वैरायटीज़ जो है हमारे जूट की वो कौन सी हैं? JRC 321 जिसको सोनाली बोलते हैं, JRC 212 जिसको सबूत सोना बोलते हैं, दैन JRC 7447 श्यामली, और हाइब्रिड जूट में है पद्मा, KC1 जोयदेव। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं हमारे जूट की। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आइडियल स्टेज ऑफ जूट हार्वेस्टिंग फॉर फाइबर पर्पस। यू ऑल नो जूट हमारा एक फाइबर क्रॉप है, अगर फाइबर पर्पस के लिए हमें जूट की हार्वेस्टिंग करनी होती है तो हम किस स्टेज में करेंगे? जूट की कौन सी स्टेज में हम उसको फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? द स्टेज इज स्मॉल पॉड स्टेज, जब उसके पॉड तैयार होने लगते हैं या फिर पॉड फॉर्मेशन शुरू होने लगते हैं और छोटे छोटे पॉड तैयार हो चुके थे, उस स्टेज में हम जूट को फाइबर के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये स्टेज कितने टाइम बाद आती है? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि फाइबर एक्सट्रैक्शन जो होता है जूट में कब स्टार्ट होता है, तो आपके ऑप्शन सिर्फ ये हो सकते हैं कि डेज आफ्टर सोइंग बता रखा है, उसमें आपको ऑप्शन टिक करना होगा। देन योर आंसर विल बी 135 टू 140 डेज, यानी जो छोटे छोटे पॉड्स बनने शुरू होते हैं ये अराउंड 135 से 140 डेज में स्टार्ट होने लगते हैं। दैट इज रिफर्ड एज द हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ जूट फॉर फाइबर एक्सट्रैक्शन पर्पस।
देन रैटिंग ऑफ जूट फाइबर। रैटिंग क्या होती है? रैटिंग एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। रैटिंग क्या होता है? इसमें हम एक तरह का माइक्रोबियल प्रोसेस है। बायोकेमिकल का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम एक तरह का कह सकते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? उस फाइबर वाले पानी में हम उसको छोड़ देते हैं और पानी में ये माइक्रोब्स की हेल्प से क्या होती है, यहाँ पे रेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रेटिंग में क्या जनरली डिकम्पोजिशन होने लगता है। माइक्रोब्स जनरली क्या करेंगे? डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी मटीरियल होता है वहाँ पे यू कैन से जो फाइबर में जो मटीरियल है उसको डिकम्पोजिशन करने के बाद वो जब फुली डिकम्पोज हो जाती है तब हम इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं। रैटिंग और रैटिंग का टाइम ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। जूट में जो रैटिंग है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कितने दिन में रैटिंग कंप्लीट हो जाती है? अराउंड 1 मंथ, 1 महीना तो लग जाता है। जूट के केस में 1 महीना, यानी यू कैन सिंपली नोट डाउन 8 to 30 डेज। ठीक है, 8 से 30 दिन के अंदर अंदर जो रैटिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है जूट में। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जूट में जो रैटिंग करते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रखते हैं? दैट इज़ अराउंड 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जूट में रैटिंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है दैट इज़ 8 to 30 डेज। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था वाइट जूट। तो मैंने आपको बताया था जूट 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा वाइट जूट, एक होता है हमारा टोसा। ठीक है, वाइट जूट का जो वाइट जूट को एक नाम और है, वाइट जूट को हम तितापत भी बोलते हैं। TIT तिता PAT पैट, टिटापैट। ठीक है, तो वाइट जूट को हम टिटापैट भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारी दूसरी कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी तो हो गई वाइट जूट, दूसरी कैटेगरी हमारी होता है टोसा। टोसा जूट या फिर टोसा को मिस्टा पैट भी बोलते हैं, सॉरी मीटा पैट। एक होता है टीटा पैट, एक होता है मीटा पैट। जूट में 2 तरह के जूट होते हैं, टीटा पैट, मीटा पैट। टीटा पैट यानी वाइट कलर का जो होता है वाइट जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। दूसरा मेटापिट, मेटापेट को हम टोसा बोलते हैं। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा मीठा होता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है जैसे कैप्सुलैरिस यहाँ पे होता है कॉर्कोरम कैप्सुलैरिस। ठीक है, वैसे ही इसका जो साइंटिफिक नेम होता है यू कैन सर्च, इट इज़ ओलिटोरियस। मतलब जो वाइट जूट है दैट इज कैप्सुलैरिस और जो टोसा था उसको बोलेंगे ओलिटोरिस, कैप्सुलैरिस ओलिटोरियस। ओके, 2 तरह के जूट हो गए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टेज आप देख लीजिए जो 135 से 140 डेज में आ जाती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हमारी आती है शुगर केन, गन्ना। शुगर केन इम्पॉर्टेंट शुगर क्रॉप है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बोटानिकल नेम ऑफ ट्रॉपिकल केन। तो जो ट्रॉपिकल केन का साइंटिफिक नेम होता है और जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमनली दैट इज सिक्रम ऑफिसिनारम। इसको नोबल केन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल केन प्लस नोबल केन, नोबल केन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन सैक्रम बार्बरी एंड सैक्रम साइनेंसिस टर्म्ड एज। तो सैक्रम बार्बरी और सैक्रम साइनेंसिस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ रिफर्ड एज इंडियन केन। इसको इंडियन केन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मेनली इंडिया में ग्रो होते हैं। इसके अलावा जो साइनेंसिस है, सैक्रम साइनेंसिस को हम चाइनीज़ केन भी बोलते हैं। ठीक है, चाइनीज़ केन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लीडिंग स्टेट इन द इंडिया फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। तो इंडिया में यूपी लीड कर रहा है अभी भी। ठीक है, दैन नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी IISR कहाँ पर है? देखो लीड कर रहा है यूपी, तो ये यूपी में ही है। यूपी में कहाँ? लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। देखो शुगर केन के जो इंस्टीट्यूट है उसमें ये दोनों इंस्टीट्यूट थोड़े कन्फ्यूजिंग है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है और जो ब्रीडिंग वाला होता है शुगर केन की ब्रीडिंग वाला जो इंस्टीट्यूट है, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इट इज़ इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको कहा जाता है एरो। ये इंपॉर्टेंट है,
थोड़ी डिफरेंट नेम है एरो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द परमानेंट टाइप ऑफ रूट्स इन शुगर केन। गन्ने की जो परमानेंट रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं शूट रूट्स, दे आर रिफर्ड एज शूट रूट। एक होती है सेट रूट, सेट रूट्स जो होती हैं दे आर टेम्परेरी टाइप, लेकिन जो शूट रूट होती हैं वो होती हैं हमारी परमानेंट टाइप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अर्धसाली शुगर केन क्रॉप प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ। तो अर्धसाली शुगर केन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 तरह के शुगर केन होते हैं, अर्धसाली, एक साली। तो अर्धसाली शुगर केन की प्लांटिंग जो होती है किस महीने में होती है, तो ये होती है जुलाई अगस्त, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जुलाई अगस्त में इसकी टाइमिंग होती है सोइंग की, यानी इसको प्लांट करते हैं जुलाई अगस्त के टाइम पे। जैसे कि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो मोस्टली इस महीने में अर्धसाली शुगर केन की प्लांटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जनरली कहाँ पे ग्रो होता है, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होता है बिल्कुल, ये हमारा ग्रो होता है इंडिया के साउथ पार्ट में। तो साउथ इंडिया प्लस जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल में जैसे महाराष्ट्र वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे। तो साउथ और सेंट्रल इंडिया में जो शुगर केन ग्रो होने हो जाता है वो अर्धसाली शुगर केन कहलाता है। और उसकी प्लांटिंग जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो चुकी होती है। तो अभी इसकी स्टार्टिंग यानी प्लांटिंग चल रही होगी साउथ या सेंट्रल इंडिया में। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो ग्रो होता है वो होता है एक साली। जो एक साली शुगर केन होता है वो हमारे ग्रो होता है नॉर्थ इंडिया में। तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो नॉर्थ इंडिया के होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो एक साली जो शुगर केन है ये हमारे नॉर्थ इंडिया में प्लांट होता है, और साउथ और सेंट्रल इंडिया में प्लांट होता है अर्धसाली, और नॉर्थ इंडिया में होता है एक साली, ठीक है। इसकी जो ओनली हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो मतलब 1 ईयर का होता है। और एक साली में भी 2 टाइप के होते हैं, ऑटम प्लांटिंग या फिर स्प्रिंग प्लांटिंग। ऑटम प्लांटिंग होगा तो अक्टूबर में प्लांट कर दिया जाएगा, और स्प्रिंग प्लांटिंग होगी तो फरवरी में प्लांटिंग होती है। लेकिन देखा गया है कि ऑटम प्लांटिंग जो होती है बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें ईल्ड ज़्यादा होती है। ऑटम यानी अक्टूबर के टाइम पे जो प्लांट होता है। और तो एक साली जो होता है उसमें 2 टाइमिंग हो गई, अक्टूबर और फरवरी की। और अर्धसाली में सिर्फ एक ही टाइम होता है जुलाई अगस्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 बर्डेड सेट्स रेट फॉर प्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर लैंड। जनरली यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सीड रेट होता है, सीड रेट में हम जनरली जो यूज़ करते हैं जो बर्ड होती है उसमें 3 बर्ड्स पाई जाती हैं उसके पूरे सेट में, यानी शुगर केन का सेट में 3 बर्ड्स पाई जाती हैं। तो ऐसे कितने बर्ड्स यानी कितने सेट्स हमको तैयार करने 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग के लिए, इट इज़ अराउंड 35,000 to 40,000 सेट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कितने सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर के लिए, और अगर में 3 बर्ड्स पाई जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटिंग मटेरियल यूज़ फॉर शुगर केन प्लांटिंग। शुगर केन प्लांटिंग के लिए हम मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो टॉप का 1/3 to half पार्ट ऑफ द केन, यानी ऊपर के जो 1/3 वाला पार्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। यू कैन सिंपली से 1/3 to 1/2, ठीक है, उस पोर्शन को हम यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पीछे, क्योंकि जो इतना हिस्सा होता है ना शुगर केन का ऊपर का 1/3 से 1/2 वाला पोर्शन, उसमें क्या होता है वो जनरली इमेच्योर होता है। कैसा होता है वो इमेच्योर होता है। एक तो ये रीज़न हो गया कि वो इमेच्योर है, ठीक है। उसमें ग्लूकोज का कंटेंट बहुत हाई होता है, इमेच्योर है और हाई ग्लूकोज कंटेंट होता है। ग्लूकोज कंटेंट बहुत हाई होने के कारण इसका क्या होगा कि अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो उसमें जर्मिनेशन फास्ट होगा, जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। एंड इट कैन बी यूज फॉर प्लांटिंग ऑफ 10 to 12 मंथ्स ओल्ड क्रॉप्स, यानी 10 से 12 मंथ्स की क्रॉप्स को हम ईजिली इसके थ्रू प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था कि 3 बर्ड्स वाले सेट्स अगर हम तैयार करेंगे तो कितने 1 हेक्टेयर के लिए कितने सेट्स की आवश्यकता होगी, 35,000 से 40,000 सेट्स लग जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन, वैसे जनरली हम 3 बर्ड सेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम 2 सेट्स यानी 2 बर्ड्स वाले सेट भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक सेट होगा उसमें सिर्फ 2 ही बर्ड्स होंगी। अगर हम बात करें 2 बर्ड सेट्स की, इनको बोलते हैं हम 2 बर्ड सेट, ऐसे सेट्स की अगर हम प्लांटिंग करते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने सेट्स लग जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं 2 सेट्स की, तो 2 सेट्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, इट इज़ अराउंड 80,000 to 1 लाख सेट्स, ओके। 2 बर्ड्स के सेट्स में अगर हम बात करें, 2 बर्ड सेट्स अगर हमारे पास होंगे तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितने सेट्स लगेंगे, 80,000 से 1 लाख, इतने सेट्स हमारे पर हेक्टेयर लग जाएंगे। लेकिन हम जनरली यूज़ क्या करते हैं, 3 बर्ड्स वाले सेट को यूज़ करते हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए 35,000 से 40,000 सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट बेड मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग मोस्ट कॉमन इन, तो ये कहाँ कॉमन है, ये हमारी नॉर्थ इंडिया में कॉमन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज एंड फरो मेथड ऑफ
प्लांटिंग मोस्टली कॉमनली यूज इन, तो ये यूज़ होता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन सा शुगर केन ग्रो हो रहा था, अभी हमने पढ़ा था अर्धसाली। शुगर केन अर्धसाली ग्रो होता है जो कि जुलाई अगस्त में अभी इस टाइम स्टार्ट हो चुकी होगी। इसकी प्लांटिंग साउथ में या फिर सेंट्रल इंडिया में ग्रो होता है, और रिच फरो मेथड जो होता है वो साउथ इंडिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज फॉर सेट ट्रीटमेंट इन शुगर केन। शुगर केन में जैसे हम सेट्स लगाते हैं तो सेट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द केमिकल इज़ एगालॉल एंड एरिटन। ये बेसिकली फंजीसाइड टाइप का केमिकल होता है जो फंगस को किल करने के लिए यूज़ होता है, फंगल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, तो एगालूल और एरिटॉन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ शुगर केन फॉर इरीगेशन इज। इसको इरीगेशन करने के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है वो क्या होती है, तो शुगर केन में एक ही स्टेज है, दैट इज़ फॉर्मेटिव स्टेज। और ये इसमें क्या होता है, इस दौरान पत्ते बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ग्रो होने लगते हैं, और ये स्टेज कितने टाइम बाद आती है, अराउंड 2 महीने बाद। आप सिंपल से याद रखो 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब होता है हमारा 60 डेज़ के बाद, ठीक है। तो 2 महीने के बाद यानी 60 डे के बाद, 60 से 130 डेज़ का टाइमिंग जो होता है, 60 to 130 डेज़ आफ्टर प्लांटिंग, ये फॉर्मेटिव स्टेज हमारी आने लगती है, और इस स्टेज में इरीगेशन शुगर केन में स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज़ यूज्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन शुगर केन फील्ड। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जितने भी हमने बैक्टीरियाज अभी पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सोयाबीन में पढ़ा था राइजोबियम जपोनिकम होता है, तो वैसे ही शुगर केन जो है इसमें हम कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एसिटोबैक्टर डायएजोट्रोफिकस। ओके, क्या यूज़ करते हैं, एसिटोबैक्टर डायएजोट्रोफिकस। ये बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं शुगर केन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैरायटी से है, वंडर केन वैरायटी किसको कहा जाता है। गन्ने की कौन सी वैरायटी को वंडर केन नाम से जाना जाता है, दैट इज़ COC 671 एंड COC 419। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं दोनों, जिनको हम वंडर केन के नाम से जाना जाता है। जिसमें से जो CO 419 है ये तो बहुत फेमस है और ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ में काउंट होती है, तो ये ज़्यादातर पूछी जाती है CO 419 इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ वंडर केन। दैन इसके बाद शुगर केन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, दैट इज़ अर्थिंग अप। अर्थिंग अप किस स्टेज में करा जाता है, कब करा जाता है, टाइमिंग इज़ 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। 4 महीने बाद हम अर्थिंग अप कर देते हैं, ठीक है। तो याद रख लो 4 महीने के टाइम जो होता है, 4 महीने का टाइम के बाद हम अर्थिंग अप करते हैं। और हमें इरीगेशन जो पढ़ा था, अर्थिंग अप के बाद हमने इरीगेशन पढ़ा था 6 महीना। 6 महीना के बाद यानी 6 महीना अराउंड कितना दिन, ठीक है, 60 डेज़, 60 से 130 डेज़ आफ्टर प्लांटिंग में फॉर्मेटिव स्टेज आती है। तो फॉर्मेटिव स्टेज में हम क्या करेंगे, इरीगेशन करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इरीगेशन हमें कब देना है, फॉर्मेटिव स्टेज, जो कि 60-130 डेज़ में आ जाती है। तो 4 महीने बाद अर्थिंग अप हो गई, 6 महीने बाद हम पानी लगा देते हैं, इरीगेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड्स इन शुगर केन। हर्बिसाइड्स जो होते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं यूज़। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, सीमाजीन, एट्राजीन एंड एलाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस फॉर एसेसिंग न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट इन शुगर केन। शुगर केन में जो न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट एसेस करनी होती है, उस मेथड को क्या बोला जाता है, इस मेथड को बोलते हैं हम क्रॉप लॉगिंग। डोंट कंफ्यूज विथ क्रॉप लॉजिंग, एक होता है लॉजिंग, ठीक है, ये है लॉगिंग, एक होता है लॉजिंग, LODGYNG। लॉजिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो हवा से एक ही डायरेक्शन में गिर जाते हैं, ये होगी लॉजिंग। लेकिन ये है हमारा क्रॉप लॉगिंग। तो क्रॉप लॉगिंग क्या होता है, तो क्रॉप लॉगिंग बेसिकली HF क्लीमेंट नाम के साइंटिस्ट थे, HF क्लीमेंट नाम के साइंटिस्ट ने किस प्लेस में, हवाई जगह है, हवाई जगह में शुगर केन क्रॉप में पर्टिकुलरली एक मेथड डेवलप करा था न्यूट्रेंट को एनालाइज करने के लिए, उसको हमने नाम दिया है क्रॉप लॉगिंग। ये है क्रॉप लॉगिंग, शुगर केन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन। शुगर केन में जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, उसको ट्रांसलोकेशन के लिए, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जैसे रूट से जो रूट्स होती हैं वहाँ से लीव्स तक, लीव्स से दूसरे पार्ट्स, फ्लावर, इन सब तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसलोकेशन होता है, उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ पोटेशियम।
जो पोटेशियम होता है वो बेसिकली शुगर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम टू जज द मेच्योरिटी ऑफ शुगर केन आर। शुगर केन की मेच्योरिटी जज करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है, आई मीन्स कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि शुगर केन मेच्योर हो चुका है। फर्स्ट वन है केन बिकम ब्रिटल। केन जो है हम उसको तोड़ेंगे थोड़ा प्रेशर लगा के तो ब्रिटल मीन टूट जाएगा। दैन प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड। अगर हम उसको बजा के देखेंगे उसके स्टेम को तो मेटालिक साउंड आएगी, हॉलो साउंड नहीं आएगी, यानी अगर अंदर से खोखला होगा तो उस टाइप की साउंड। और जो मेटालिक साउंड होती है बहुत ज़्यादा डिफर होती है। यू कैन ट्राई, ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इमेच्योर शुगर केन को साउंड प्रोड्यूस करो, एक मेच्योर से साउंड प्रोड्यूस करो तो मेच्योर वाले से जो साउंड प्रोड्यूस होती है थोड़ी मेटालिक साउंड होती है। और ब्रेक ईजिली एट नोड। जो गन्ने के नोड्स होते हैं, जैसे इस तरह का गन्ना होता है, यहाँ पे नोड्स लगे होते हैं तो नोड से आसानी से टूट सकता है। दैन इट इज सेड दैट इट इज़ अ मेच्योर कंडीशन, ठीक है। तो ये इसकी मेच्योरिटी के कुछ तरीके होते हैं जिसको हम सिंपली एक रिफ्रैक्टोमीटर होता है उससे भी पता कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर केन इज कंसिडर्ड एज मेच्योर व्हेन ब्रिक्स इज रीडिंग इज बिटवीन। तो अभी मैंने आपको बताया था इसको हम रिफ्रैक्टोमीटर, ये ब्रिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, शुगर केन की मेच्योरिटी अगर हमें लेनी है तो उसका जो हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। क्वेश्चन में रिफ्रैक्टोमीटर से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रिफ्रैक्टोमीटर से हम किसकी मेच्योरिटी जज करते हैं, तो क्रॉप कौन सी है, तो वो हमारी क्रॉप है शुगर केन। होता क्या है रिफ्रैक्टोमीटर में, यहाँ पे जो मिरर जैसा बना होता है उसमें हम एक शुगर केन की ड्रॉप डाल देते हैं। उस ड्रॉप को हम फिर हम उसके अंदर रीडिंग लेते हैं कि उसमें कितना ब्रिक्स की रीडिंग आ रही है। तो शुगर केन की जनरली मेच्योरिटी के टाइम पे जो ब्रिक्स रीडिंग होती है वो कितनी होती है, 18 से 20% की रीडिंग अगर आ गई है तो यानी हमारा शुगर केन मेच्योर है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर ये रीडिंग इससे कम है तो यानी वो इमेच्योर है, इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मोर देन 20 यानी वो ओवर मेच्योर हो चुका है। तो इन बिटवीन 18 to 20 के बीच में हमें हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। और ये 18 से 20% हम कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस डिवाइस, नॉट डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट है ये रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिक्स रीडिंग इज जज बाय। तो ब्रिक्स रीडिंग जो है ये बेसिकली रिफ्रैक्टोमीटर से लेते हैं हम। ये क्या जज करती है, TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स पता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर ईल्ड फ्रॉम शुगर केन इज। शुगर केन से जो शुगर की ईल्ड निकलती है उसको कितनी होती है, 10 से यानी 6 से 10% होती है फ्रॉम जूस। अगर हमने शुगर केन का जूस लिया है तो उससे शुगर की रिकवरी, मतलब शुगर केन से जो शुगर ईल्ड निकली है दैट इज 6 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर कंटेंट और रिकवरी इज मोर इन केन प्रोड्यूस एट। तो शुगर कंटेंट या शुगर रिकवरी किस में ज़्यादा होती है, साउथर्न, जो सदर्न इंडियन शुगर केन होती है, जो साउथ इंडिया में ग्रो करते हैं वहाँ से शुगर रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ कंडीशन के शुगर केन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। शुगर केन के बाय प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली शुगर केन के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो एक होता है हमारा मोलासेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ बगासेस, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट शुगर केन के बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब हम शुगर केन से शुगर बना रहे होते हैं, शुगर केन की फर्दर प्रोसेसिंग करके, तो यहाँ से ही निकलते हैं इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बगासेस होती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं फर्दर एज अ फ्यूल या फिर पेपर बनाने में यूज़ करते हैं बगासेस का। और जो मोलासेस होता है उसको जनरली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मोलासेस से जनरली हम अल्कोहल प्रोडक्शन का अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज़, यहाँ पे 3 होते हैं, वैसे यहाँ पे 2 ही हैं बाय प्रोडक्ट में, मोलासेस हो गया, बगासेस हो गई। बगासेस से जो हम क्या करते हैं फ्यूल या पेपर बनाने में यूज़ करते हैं। तो तीसरा हमारा होता है प्रेस मड। तीसरा हमारा जो बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है वो हमारी होती है प्रेस मड। प्रेस मड जो होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है, ये लाइम रिच होता है। लाइम रिच होने के कारण हम इसको किस सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, लाइम किस में यूज़ करते हैं हम, कौन सी तरह की सॉइल में यूज़ करते हैं, एसिडिक सॉइल में। ये हम यूज़ करते हैं फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें प्रेस मड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेस मड में लाइम रिच होता है और लाइम को हम एसिडिक सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मोस्ट डेंजरस डिसीज़ ऑफ शुगर केन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुगर केन की सबसे खतरनाक बीमारी, डेंजरस डिसीज़ कौन सी है, द आंसर इज़ रेड रॉट डिसीज़। ओके, रेड रॉट डिसीज़ होती किसकी वजह से, कौन सा माइक्रोब्स की वजह से होती है, दिस इज़ ड्यू टू फंगस। एक फंगस होती है
ठीक है, वो उस फंगस की वजह से रेड रॉट डिसीज़ हो जाती है। और इसका साइंटिफिक नेम अगर मैं आपको बताऊँ फंगस का, किस फंगस के कारण होती है, तो साइंटिफिक नेम है इसका कोलिटोट्राइकम फाल्कटम। कोलिटोट्राइकम फाल्कटम नाम की फंगस होती है जो बेसिकली रेड रॉट कॉज करती है शुगर केन में। तो याद रखना, सबसे खतरनाक डेंजरस बीमारी जो लगती है हमारे शुगर केन को वो लगती है रेड रॉट। ये लगती है फंगस की वजह से। फंगस का साइंटिफिक नेम है कोलिटोट्राइकम फाल्कटम। ओके, तो अभी हमने शुगर केन कंप्लीट करा है। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बर्सिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने व्यूज़। थैंक यू for watching this complete video.